प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत न्यूज चैनल 24x7 में। तो जिस तरह से कल जो है बजट जो है पेश किया गया वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा, तो उस बजट को किस तरह से हालांकि ये बजट जो है अंतरिम बजट है, पूरा बजट नहीं है। क्या कहेंगे इस बजट में क्या क्या लोगों की उम्मीदें थी, जो जिस तरह से ये बजट पेश किया है इसमें क्या है? धन्यवाद संधू साहब। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि भाई ये एक अंतरिम बजट था, इंटरिम बजट था, जिसको हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी जो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ डिसीशंस जो लिए हैं, जो प्रोविजंस इस बजट में हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छे उनके परिणाम आएंगे। जैसा कि पीएम आवास योजना के अंडर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, गरीबों को घर देने की बात हुई है, वो एक अच्छा मतलब एक संकेत है, अच्छा एक डिसीजन है जिसका वेलकम करना चाहिए। और दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्रों को लेके, जैसे 1 करोड़ सोलर 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलर पावर देने की बात है, तो ये भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सोलर पावर पोटेंशियल जो हमारा है उसको टैप करना बहुत ज़रूरी है। हम जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो सस्टेनेबल भी नहीं है। इसलिए ये भी एक अच्छा फैसला है कि 1 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं उनको सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी से जोड़ने का जो काम निर्णय लिया है। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ है, राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को टैक्स फ्री लोन देना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लेके हमारी टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करने में इस तरह की स्कीमें जो हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। सब्सिडी को घटा दिया गया है, कुछ चीज़ों में सब्सिडी है उसको घटा दिया है। आपको लगता है कि फिर वो जो है महंगाई पहले से है तो उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा? देखिए, सब्सिडी का जो पर्पस रहता है वो यही है कि सब्सिडी उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सबको सब्सिडी देना तो कभी भी मतलब उसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। टारगेटेड सब्सिडीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन सबको सब्सिडी देना जो है वो एक अच्छा निर्णय नहीं होता है। सब्सिडी घटाई है तो मुझे लगता है कि इसमें मंशा यही रही है कि भाई चूँकि सब्सिडी टारगेटेड होनी चाहिए, सभी को नहीं मिलनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, एक और थे कि जो एक बहुत बढ़िया जो डिसीजन लिया गया कि जो डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स के केसेस थे उनको वन टाइम सेटलमेंट में बदल दिया, उनको मतलब कि बिल्कुल टोटली उनको ख़त्म कर दिया। क्या कहें? अब ये बैकग्राउंड क्या रही है, क्या केसेस थे वो, मतलब डिस्प्यूटेड केसेस काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। तो अगर उनको एक वन टाइम एग्जाम्पशन दी है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन फिर इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि टैक्स डिस्प्यूट डाल देना और फिर बाद में उसकी एग्जाम्पशन लेना, ये भी मतलब कोई एक अच्छा, मतलब मैं मुझे टैक्स देना है अगर, तो मैं उसको डिस्प्यूट कर देता हूँ, कंटेस्ट कर देता हूँ कोर्ट में, और लंबे समय तक चलता रहता है, बाद में मुझे एग्जाम्पशन मिल जाती है। जी जी। इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन है ठीक है, उनको एग्जाम्पशन वन टाइम देना कोई बुरी बात। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है 2022 में लोगों किसानों की इनकम जो है डबल हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। आज भी वो जो है 2000 हर महीने देना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में क्या रखा गया? कृषि क्षेत्र को लेके एक तो इंश्योरेंस की स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है। दूसरा मंडियों को, ऑनलाइन मंडियों को रजिस्टर करना, उनकी नई मंडियां बनाना, ये भी एक अच्छा फैसला मैं मानता हूँ। लेकिन ये किस लेवल पे हो रहा है? फॉर एग्जांपल क्रॉप इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जिस लेवल पे चाहिए हमें क्रॉप इंश्योरेंस, खास करके वो क्षेत्र जहाँ पे आपदाएं होती हैं, मतलब फसलों की खराबी होती है, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा स्केल अप करने की ज़रूरत है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को। और मंडियों का जो एक तंत्र है उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी सप्लाई चेन जो एग्रीकल्चर सेक्टर की है उसमें कहीं ना कहीं लिंक्स जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसलिए हमारे फार्मर्स को जो उनकी इनकम डबल करने का जो एक मतलब सरकार का मंशा थी, वो कहीं ना कहीं
उस पर रुकावट आती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मंडियों का विस्तारीकरण करना, ताकि ये जो सप्लाई चेन है एक प्रॉपर चेन बन सके, इसमें जो लिंक्स हैं वो जुड़ें ताकि फार्मर्स को फ़ायदा हो। मौजूदा बजट में सरकार जो है बड़े दावे कर रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट करके हेल्प ग्रुप के तहत दीदी के नाम से उनको बड़ा शक्तिशाली बनाएंगे, उद्यमी बनाएंगे, इंटरप्रेन्योर बनाएंगे, क्या कहेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हमारी महिलाएं मिल के या नौजवान मिल के कुछ काम, कोई कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करते हैं, एक कोऑपरेटिव बेसिस पे वो करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना एक बहुत अच्छा स्टेप है। और जो टारगेट उन्होंने रखा है, मुझे लगता है कि उससे हमारी महिलाएं सशक्त होंगी और उनकी जो उद्यमिता है, उनमें जो टैलेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको बढ़ावा मिलेगा। बेरोजगारी की बात करें, इस बजट में रोज जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको पता है कि पढ़े लिखे नौजवानों में बड़ा आक्रोश है, जॉब मिल नहीं रही, लोग जो है डिप्रेशन में है, जो बचे हैं और वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए इस बजट में कुछ क्या रखा है? देखिए, युवाओं को लेके एक जो मतलब स्टार्टअप्स की स्कीम है, स्टार्टअप्स को टैक्स की रिबेट, टैक्स ब्रेक जो है 2020 तक इन्होंने, वो पहले भी थी, अब उसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे युवा, जिनमें जिनमें प्रतिभा है, जिनमें टैलेंट है, जो टेक सेवी हैं, वो अपनी स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और इकॉनमी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो स्टार्टअप्स को लेके जो सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स ब्रेक मिलेगी अप टू 2025 तक। तो ये भी एक अच्छा निर्णय है। रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में सभी को नौकरी मिलना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, तो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज जनरेट होंगे, ऐसी बात नहीं। शिक्षा क्षेत्र में कुछ रखा है? क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बंद पड़े हुए हैं, खासकर सरकारी स्कूलों की बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल है व्यापारीकरण के ऊपर चले गए हैं। तो साहब, ये एरिया ऑफ कंसर्न है, लेकिन इंटरिम बजट में इसके लिए तो कोई ज़्यादा मतलब उम्मीदें भी नहीं थी, लेकिन ये एरिया ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है। हमारे सरकारी क्षेत्र के स्कूल, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी हालत, उनकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। हमारा हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हालांकि हमारी जो जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है PMGSY, उसके तहत रूरल एरियाज़ में रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन उसका उतना फ़ायदा इन सेक्टर्स को लेके, खास करके हेल्थ सेक्टर को लेके और एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। और इसका एक और इम्पैक्ट मैंने देखने को मिला है, जो हम शोध भी करते हैं उसमें भी ये रिजल्ट्स आए हैं, कि जो माइग्रेशन है लोगों की रूरल एरिया से अर्बन एरिया को हो रही है, वो रुकी नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि यहाँ से रिवर्स माइग्रेशन हो, लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ जाएं। लेकिन वो स्टेज अभी नहीं आई है। उसका कारण मैं यही मानता हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं रूरल एरियाज़ में, उनको इम्प्रूव करने का बहुत स्कोप है और उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के लिए 37,000 करोड़ रुपए का बजट है। पिछली बार भी देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रेवेन्यू बीच काफ़ी गैप है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ऐसे में विकास कैसे होगा? इस बार भी किस तरह से है? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ठीक कह रहे हैं आप, मतलब डायरेक्टली तो वो प्रोडक्टिव नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी तो इम्पोर्टेंट है। इतना हमारा मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी का जो बिल है, तो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है, आंकड़े तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ उसमें भी मतलब बहुत वृद्धि हुई है। काफ़ी गैप है। हाँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का, तो उसी से सारी इकोनॉमी जो है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। विकास डेवलपमेंट विकास उसी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए। वही एक हमारी लॉन्ग टर्म में एक सोल्यूशन है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को लेके, हमारी इनकम जनरेशन की प्रॉब्लम को लेके। वही एक एरिया है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए। नए टैक्स नहीं लगे, क्या आपको लगता है कि जैसे ही नई सरकार आएगी उसमें जो बजट पेश किया जून जुलाई में, उसमें कुछ और कुछ इंक्रीज होगा, कुछ ऐसा व्यवस्था?
देखिए, एक तो जो अंडरलाइन मुझे इसमें बजट इंटरिम बजट में एक मैसेज जो जो फील होता है, जो मैं मानता हूँ कि सरकार आश्वस्त है कि हमने ही आना है, बाद में देख लेंगे। चाहे वो टैक्स बेनिफिट देने की बात हो या नए टैक्स लगाने की बात है, वो तो देखा ही जाएगा। लेकिन इतना मुझे तय है कि सरकार आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है कि हमने जुलाई में हमने ही आना है, तो मेन बजट में हम जो भी करना होगा बाद में कर लेंगे। ओवरऑल किस तरह से इस बजट को देखते हो ओवरऑल? इंटरिम बजट को मैं अच्छा मानता हूँ। इसमें कुछ कुछ अच्छे अच्छे काम हुए हैं, अच्छी चीज़ें आई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टूरिज्म सेक्टर को लेके, विमेन को लेके, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेके, यूथ की जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम स्कीम हैं उनको कंटिन्यू करना, या आपके जो स्टार्टअप्स को लेके स्कीम्स हैं उनको उनको टैक्स बेनिफिट देना, तो इस तरह की स्कीमें तो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। एक और स्कीम जो हमारे खास करके जो मतलब एक उड़ान स्कीम है, जी। उड़ान स्कीम की 517 के आसपास नए रूट आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके ऊपर वो सेवा शुरू की जाएगी। सब्सिडाइज्ड एयर कनेक्टिविटी इन इनएक्सेसिबल एरियाज, जहाँ पे बहुत ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के इलाके हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ से हवाई सेवा शुरू करनी सब्सिडाइज्ड। वो एक अच्छी स्कीम है, और उसको मतलब 517 के आसपास नए रूट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिस पे ये सेवा शुरू की जाएगी। ये भी एक अच्छी स्कीम मैं मानता हूँ कि इस बजट में है। थैंक यू सर, धन्यवाद।